गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सीटेट कोचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैं चैप्टर नंबर 1 को करवा चुकी हूँ, जिससे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ा चुकी हूँ। और आज है अध्याय 2, जिसका नाम है आखेटक खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादन तक। तो इसमें से हम लोग को बेसिकली पढ़ना है भीमबेटका गुफा के बारे में, शैल चित्रकला के बारे में, कुरनूल गुफा के बारे में, शुरुआती कृषक कैसे पशुपालन करते थे, कैसे अपना जीवन यापन करते थे, मेहरगढ़ के बारे में, कैसे खेती की शुरुआत हुई, बुर्ज होम के बारे में, कहाँ पे स्थित है, क्या है, इन सारे टॉपिक्स में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? आरंभिक जो मानव थे वे जो थे इधर उधर क्यों घुमा करते थे, तो इस चीज़ को पढ़ना है। हम लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, फल मूल दाने पौधे पत्तियाँ अंडे इकट्ठे किया करते थे। तो आरंभिक मानव इधर उधर क्यों करते थे? शिकार की वजह से करते थे। मछली पकड़ने के, चिड़िया पकड़ना, फल मूल पौधे पत्तियों इत्यादि खान पान की व्यवस्था करने के लिए वो लोग इधर उधर घुमा करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। जो पहला कारण है, अगर वे लोग एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते थे तो आसपास के पौधे फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए और भोजन की तलाश करने में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। तो जहाँ एक जगह रहते थे वहाँ का सारा चीज़ फल मूल जानवर जो भी मछलियाँ होती थी ये लोग खा के समाप्त कर देते थे। तो दोबारा खाने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए ये लोग इधर उधर एक जगह से दूसरी जगह तक यात्रा करते थे। उसके बाद दूसरा कारण क्या है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते हैं। तो दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि जानवर जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो ये लोग भी जानवर का शिकार करने के लिए इनके पीछे पीछे चले जाते हैं। तो दूसरा कारण और पहला कारण को याद रखना है। सीटेट में जो है ऐसे प्रश्न जो हैं कथन कारण वाले प्रश्न पूछे जाते हैं जो इन्हीं सब चीज़ों से बनता है। इन्हीं सब चीज़ लाइन बाय लाइन पढ़ना होगा, किसी भी लाइन से क्वेश्चन सीटेट पूछ लेती है। पर सीटेट की एक खासियत है कि सीटेट एनसीईआरटी के अलावा किसी भी चैप्टर या टॉपिक से कहीं से क्वेश्चन नहीं पूछती है। वो एनसीईआरटी के 6 to 8 की बुक से ही पूछती है। तो आप लोग को 6 to 8 का बुक को पढ़ जाना है, जिससे आप लोगों के एसएसटी में 40+ मार्क्स आने के चांस बने रहेंगे। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं तीसरा कारण क्या है कि पेड़ों और पौधों में फल मूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपरोक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। तो पहला कारण क्या था कि जहाँ रहते थे वहाँ का खाना पीना खा के ख़त्म कर देता था, तो दोबारा खाने पीने के लिए दूसरी जगह में जाते थे। दूसरा कारण क्या था कि दूसरा कारण ये था कि जो लोग शिकार करते थे तो संभवतः माना जाता है कि शिकार करने के लिए जानवर भाग जाते थे एक जगह से दूसरी जगह, तो उन लोग का पीछा करते करते ये लोग भी पीछा करते करते जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। और तीसरा कारण था कि फल मूल जो उगता है अलग अलग मौसम में अलग अलग फल मूल उगते हैं, तो इन्हीं की तलाश में उपरोक्त मौसम के अनुसार ये अन्य इलाकों में घूमते होंगे, ये भी कारण हो सकता है। एक चौथा कारण क्या है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता है और पानी झीलों झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। तो चौथा कारण क्या है कि तालाब जो और नदी जो सूख जाते थे, लोग पानी की तलाश में यहाँ से वहाँ जाया करते। तो एक 2 3 4 जो चौथा कारण है, इन चारों कारणों को याद रखना है, अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद है आरंभिक मानवों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक के लिए करा करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों लकड़ियों हड्डियों औजार बनाए हैं। जो ये अपने काम के लिए जो है पत्थर लकड़ी और हड्डियों से अपना औजार बनाए हैं। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी
लकड़ियों का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता था और साथ साथ झोपड़ी और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं आप लोग को अच्छे से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। बगैर कॉन्सेप्ट के एनसीईआरटी बिना पढ़े कोई अगर सोचे कि हम सीटेट क्लियर कर लेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। आप लोगों को कॉन्सेप्ट वाइज सीटेट की 6 to 8 की एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी ही पड़ेगी, तभी सीटेट क्लियर हो सकता है। तो ये कुछ जो है एनसीईआरटी बुक में फ़ोटो दिए हुए हैं, जिसको आप लोग देख सकते हैं कि कैसे इसका जो उपयोग सिलाई में किया जाता था। तो पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं जो इसमें है इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता है और दाएं में जानवरों की खाल से बने वस्त्रों की सिलाई के लिए किया जाता है। तो ये जो औजार है इससे ज़मीन की खुदाई होती थी और ये जो औजार है इससे कपड़े की सिलाई होती थी। तो एनसीईआरटी में बहुत सारे ऐसे फ़ोटो दिए हुए हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट ऐसे ही क्लियर हो जाएगा कि कैसे लोग क्या करते थे। उसके बाद है रहने की जगह निर्धारित करना। लाल त्रिकोण वाले स्थान में वे पुरास्थल है जहाँ पर आखेट खाद संग्राहक होने के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा कई स्थान आखेटक संग्राहक रहते थे, जहाँ मानचित्र पर देख सकते हैं आप लोग, मानचित्र पर कहाँ कहाँ लोग रहते थे आप लोग इसको देख सकते हैं। जो यहाँ पे संकेत भी दिया हुआ है कि कहाँ पे क्या मिलता है, जैसे पूरा पाषाणिक पुरास्थल, तो कुरनूर गुफाएँ हैं, हुंसी है, इन सारी चीज़ों को देख लेना है आप लोगों को। चलिए हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं, शैल्य चित्रकला। तो शैल्य चित्रकला क्या है कि जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं में मिले हैं चित्र। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। तो इस चित्र को आप लोग देख सकते हैं कि जानवर भाग रहा है, उसके पीछे शिकारी भाग रहा है, ऐसा संभवतः हो सकता है। तो ये क्या है, शैल्य चित्रकला का उदाहरण है। उसके बाद है भीमबेटका। भीमबेटका के बारे में 2-3 पॉइंट्स है जिसको देख लेते हैं। जो भीमबेटका कहाँ पे स्थित है, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इस पुरास्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। जो मध्य प्रदेश का भीमबेटका है, इस पुरास्थल में गुफाएं और कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएँ नर्मदा घाटी के पास स्थित है। ये जो गुफा है नर्मदा घाटी के पास स्थित है। उसके बाद चलिए देख सकते हैं इस गुफा को, यही गुफा है भीमबेटका का गुफा। उसके बाद है पुरास्थल। पुरास्थल जो है, पुरास्थल किसको कहता है, तो पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन, इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में उन्हें वहीं छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अलग से बताया जाएगा नेक्स्ट चैप्टर में। उसके बाद है आग की खोज। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे सीटेट क्वेश्चन पूछती है बार बार, तो आप लोग को इसको भी देखना है। कुरनूर गुफा, आग की जो अवशेष है, जो जल राख के अवशेष कहाँ से मिली है, कुरनूर गुफा से, इसको याद रखना है। यहाँ राख के अवशेष मिले, देखिए बताया गया है कि कुरनूर गुफा में क्या है, राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए किया गया होगा। उसके बाद देखते हैं नाम और तिथियाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे। आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल कहते हैं। यह 2 शब्द यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजार के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया, आरंभिक, मध्य और उत्तर पाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 90% कहानी जो है, 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मीसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इस समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण काल कहा जाता था। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हाशिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। साथ साथ पुरास्थल युगों वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे। अगले युग की शुरुआत 10,000 साल पहले होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण युग का मतलब क्या होता है, कुछ स्थानों के नाम दिए गए हैं जो अगले अध्याय में आप लोग पढ़िएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, क्या है, बदलती जलवायु। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी सीटेट क्वेश्चन पूछी है। जो सीटेट जुलाई में भी इससे क्वेश्चन देखने को मिले हैं SST में।
तो लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसी उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रहते थे। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और उनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हो। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का मुख्य स्रोत बन गई थी। मछली जो था भोजन का मुख्य स्रोत बन गया था। तो इन सारे पॉइंट्स को याद रखना है। उसके बाद एक पॉइंट है खेती की शुरुआत। खेती की शुरुआत और पशुपालन की शुरुआत। तो इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया था। साथ ही वे यह भी सीखने लगे हैं कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए। तो कैसे कृषक बने कि उनको पता होगा कि कब ये अनाज लगते हैं, कब बन के तैयार हो जाते हैं, कब तोड़ते हैं। तो धीरे धीरे इन सब जानकारी को लोग इकट्ठा करने लगे और वो कृषक बनने लगे। इसी तरह उसके बाद है इसी तरह अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया गया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था वह कुत्ते जंगली पूर्वज से जो कुत्ते का जंगली पूर्वज था उसको ही सबसे पहले पालतू बनाया गया है। तो ये सीटेट में पूछा गया प्रश्न है कि सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था, तो कुत्ते का जंगली पूर्वज को। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इसकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे पशुपालक भी बन गए। तो इसमें बताया गया कृषक कैसे बने, पशुपालक कैसे बने। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोगों को बार बार देखना है और कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, क्योंकि सीटेट एग्जाम में कॉन्सेप्ट का बहुत ज़रूरत होता है। कई क्वेश्चन ऐसे दे देंगे जिसमें आपको कुछ नहीं याद आएगा। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो वो क्वेश्चन ईजिली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद है घरेलूकरण की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को घरेलूकरण की प्रक्रिया का नाम दिया गया। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधे तथा जानवरों से भिन्न होते थे। इसकी वजह यह है कि इस प्रक्रिया के तहत अपनाए गए पौधे या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के लिए आमतौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम थी। यही नहीं, लोग उन पौधों को चुनते थे जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा हो सके, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज को पकड़े दोनों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता था ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सकें। उसके बाद है उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर अहिंसक होते थे। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधे से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों की दांत और सींग छोटे होते थे। तो इस पॉइंट को भी सीटेट में पूछा गया है कि पालतू जानवरों के दांत और सींग क्या होते थे, तो छोटे होते थे जंगली जानवरों की तुलना में। इन दांतों को देखें, जो ये दांत दिए हुए देख सकते हैं, ये है जंगली जानवर का दांत, ये जो बड़ा है, और ये है पालतू जानवर का दांत, देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद है नए जीवन शैली। एक जीवन शैली जो है इसमें बताया गया अनाज का उपयोग बीज के रूप में होता होगा, खाद्य के रूप में, उपहार के रूप में, भंडारण के रूप में। तो इसमें क्या पढ़ना है, एक नवीन जीवन शैली कैसे उभरी। तो देखिए क्या क्या बताया गया है इसमें। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल भी लग सकता है। इसलिए जब तक लोग पौधे उगाने लगे उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसल के पकने तक पौधे की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों की उनकी सुरक्षा करने के लिए बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर रखना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों के रूप में बचा कर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। इन सब चीज़ों को करके वो लोग अनाज को सुरक्षित रखते थे। उसके जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं
जिससे उसकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका था। उसके बाद देखते हैं आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में कुछ जानते हैं। तो इसमें क्या है कि प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले। यह पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमी उत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में पाए गए हैं। उसके नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है, अस्थायी जीवन की ओर। तो अस्थायी जीवन की ओर हम लोग कैसे बढ़े? पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थल पर झोपड़ी और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्जहोम वर्तमान कश्मीर में। बुर्जहोम कहाँ है? तो अभी वर्तमान कश्मीर में है। लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहते थे। तो गड्ढे के नीचे घर जो बना करते थे तो उन्हें क्या कहते थे? गर्तवास कहते थे। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। बाहरी बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इन्हें नवपाषाण युगों का माना गया है। तो जो ये है बुर्जहोम, तो ये नवपाषाण युग की जगह है। उसके बाद क्या बताया गया है इसमें? इनमें वे औजार हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज व वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रशस्त युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा और कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते हैं। तो ये कुछ उपकरण हैं, देख सकते हैं, पत्थर से बनी हुई है। उसके बाद है नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ तथा दलहन जैसे अन्य अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे भी उगाए जा सकते हैं। उसके परिवर्तन हर जगह एक साथ आ गया तो ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रहण करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपना जीविका चलाया करते थे। उसके बाद देखते हैं मेहरगढ़। सूक्ष्म निरीक्षण में आता है मेहरगढ़। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसे सीटेट बार बार क्वेश्चन पूछती है। मेहरगढ़ यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। तो ये कहाँ है मेहरगढ़? ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ और गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था। तो गेहूँ और जो उगाना था स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सीखा और भेड़ बकरी को पालना भी सीखा। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली है। इनमें हिरन तथा सूअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते। तो मेहरगढ़ में एक जो है खासियत है कि यहाँ पे चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं, जिसमें से 4 या उससे ज़्यादा कमरे थे, जिनमें कुछ भंडारण के काम आते। तो ये मेहरगढ़ की खासियत है। उसके बाद है मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतकों के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते थे। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतक के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। तो मेहरगढ़ में मृतकों के साथ जो है कुछ सामान भी इसके कब्र में रखे जाते थे। मेहरगढ़ में एक ऐसी कब्र मिली है, एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया हो। तो इसमें से यही क्वेश्चन पूछेगा सीटेट कि ऐसा कब्र कहाँ मिला है जहाँ मृतक के साथ बकरी को दफनाया गया है? तो मेहरगढ़ में। इस चीज़ को याद रखना है। देखिए ये है आदमी और इसके साथ बकरी को दफनाया गया है। संभवतः कि परलोक में ये भोजन करेंगे बकरियों का। तो ये था चैप्टर नंबर 2
जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है सीटेट एग्ज़ाम के लिए। तो उपयोगी शब्द इसमें क्या है? आखेटक, खाद्य संग्राहक, पुरास्थल, उद्योग स्थल, आवासीय स्थल, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, लघुपाषाण, कृषक, पशुपालक, नवपाषाण युग के कपड़े। इन चीज़ों को फिर से आप लोगों को देखना है, बार बार इन चीज़ों को देखना है। उसके बाद सबको याद करना है पॉइंट वाइज। इसके शॉर्ट नोट्स भी तैयार करने हैं आप लोगों को। अगर आप लोगों को आइडिया नहीं मिल रहा है कि कैसे नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए कि एग्ज़ाम से पहले उसको देख लें, क्योंकि इतना बड़ा चैप्टर फिर से पढ़ना कोई इजी बात नहीं है, क्योंकि मैं भी जब तैयारी करती थी तो दोबारा पढ़ने का उतना समय नहीं मिलता था एग्ज़ाम से पहले। तो आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाइए और एग्ज़ाम से पहले शॉर्ट नोट्स देखा कीजिए। तो ऐसे अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता होगा, मेरा पढ़ाया हुआ या मेरा कंटेंट अच्छा लगता होगा, तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। धन्यवाद।